नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल GS अड्डा 222 पर। जी हाँ दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम आवर YouTube चैनल GS अड्डा 222 पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में डिटेल वाइज चर्चा करेंगे, वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों। चर्चा करने से पहले, भारत की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करने से पहले हम पिछले की वीडियो का एक बार रिवीजन करते हैं, 2-4 मिनट उसे देते हैं। दोस्तों, पिछले की भूगोल की वीडियोस में हमने आपको पढ़ाया था महाद्वीपों का विस्थापन, यानी कि महाद्वीपों का निर्माण। महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत भी हमने आपको बताया था डिटेल वाइज। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त और आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बारे में डिटेल वाइज चर्चा की थी। उसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 से 3 मिनट में रिपीट करते हैं। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं। अब हमने सर्वप्रथम आपको बताया था हमने आपको सर्वप्रथम बताया था महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत का नियम। महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत का नियम, महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांत का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। महाद्वीपों के सिद्धांतों का विस्थापन का नियम सर्वप्रथम बताया। महाद्वीपों का किस प्रकार से एक स्थान से दूसरी ओर विस्थापन हुआ, किस प्रकार महाद्वीपों का निर्माण हुआ, हमारे स्टूडेंट, ये सर्वप्रथम बताया हमारे लिए वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या बताया? सर्वप्रथम उन्होंने बताया हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में देयर आर ओनली वन कंटिनेंट इन आवर वर्ल्ड एंड वन सी। एक समुद्र था, एक सागर था और एक कंटिनेंट था। कंटिनेंट का नाम था माय डियर स्टूडेंट पेंजिया महाद्वीप। पेंजिया महाद्वीप के चारों ओर जो वाटर था, उस वाटर का नाम दिया गया था पैंथालासा सागर। पैंथालासा सागर, जी हाँ दोस्तों, पैंथालासा सागर। हमारा एक कंटिनेंट था ओनली हमारे पूरे वर्ल्ड में, संसार में, जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। हुआ क्या? पेंजिया महाद्वीप पर 3 फोर्स लगे, 3 बल लगे। कौन कौन से फोर्स लगे? ज्वारीय बल लगा, उत्प्लावन बल लगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा, नीचे से ऊपर की ओर लगा, जिससे कि पेंजिया महाद्वीप ऊपर की ओर मूव किया और पेंजिया महाद्वीप के 2 भाग हो गए। एक अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। एक अंगारा स्थल, दूसरा गोंडवाना स्थल। उत्तरी वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिणी वाला भाग गोंडवाना स्थल कहलाया। इसी प्रकार से दोस्तों, अंगारा लैंड के भी कई भाग हुए। उनमें से कितने भाग हुए? अंगारा लैंड के 3 बल लगने के कारण अंगारा लैंड के 3 भाग हुए। अंगारा लैंड से 3 कंटिनेंट का निर्माण हुआ। वो कौन कौन से कंटिनेंट थे? फर्स्ट, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, एशिया कंटिनेंट एंड यूरोप कंटिनेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा, अंगारा लैंड से 3 कंटिनेंट का निर्माण हुआ, जिसमें से पहला था उत्तरी अमेरिका कंटिनेंट, यूरोप कंटिनेंट एंड एशिया कंटिनेंट। इसी प्रकार से दोस्तों, दक्षिण वाले पार्ट के भी 4 भाग हुए। दक्षिण वाला भाग कौन सा था? गोंडवाना लैंड, यानी गोंडवाना स्थल। इससे 4 कंटिनेंट का निर्माण हुआ। साउथ अमेरिका कंटिनेंट, अंटार्कटिका कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। हुआ क्या दोस्तों? वेगनर ग्रीनलैंड के किसी आइलैंड पर सर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे। एक बर्फीले तूफान आने के कारण उनकी बर्फ में दबकर मृत्यु हो गई। इस प्रकार से इस महान आत्मा की हमेशा से, ये महान आत्मा मतलब हमेशा के लिए विदा हो गई संसार से, माय डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो सर्वप्रथम पेंजिया महाद्वीप था, डिटेल वाइज बता दिया। अब ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, आगे भी पढ़ाना है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, हमने चर्चा की थी आपके समक्ष ग्लोब के बारे में। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ आवर अर्थ। माय डियर स्टूडेंट, ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मॉडल है, एक नमूना, एक आकार है, पृथ्वी का एक आकार है। ग्लोब पर चर्चा हमने क्या की थी? ग्लोब पर चर्चा की थी कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में। दोस्तों, सबसे लंबी अक्षांश रेखा क्या होती है? मैंने आपको बताया था, वे काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खिंची हुई होती हैं या मान ली गई हैं, या पश्चिम से पूर्व की ओर मान ली गई हैं। एज कार्ड अक्षांश रेखा या लेटीट्यूड रेखा या वर्टिकल लाइन्स। अक्षांश रेखाओं को 2 अन्य नामों से भी जानते हैं इंग्लिश में, लेटीट्यूड एंड वर्टिकल लाइन।
क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी लेटीट्यूड या वर्टिकल लाइन कौन सी है, या वह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में डिवाइड करती है। तो दोस्तों उसका आंसर है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर रेखा। दूसरा नाम है इसका हिंदी में विषुव या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा को विषुव या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं और ये अक्षांश रेखा में सबसे लंबी रेखा है। ये उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट हमने पॉइंट लिया था कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा दोस्तों पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ गोलार्ध में। कर्क रेखा लगभग उत्तरी गोलार्ध को लगभग आधे आधे भागों में ये भी डिवाइड करती है माय डियर स्टूडेंट। कर्क रेखा के बारे में हमने आपको डिटेल वाइज बताया था। कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी कब पड़ती हैं? कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी 21 जून को पड़ती हैं। जब कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं उस समय उत्तरी गोलार्ध में उस वाले एरिया में, कर्क रेखा वाले एरिया में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती हैं, सबसे भयंकर गर्मी पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है दोस्तों? 21 जून को। इसी के अपवाद ले लो, इसका उल्टा ले लो तो दक्षिण गोलार्ध में आप पहुंचेंगे तो 21 जून के दिन दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा वाले एरिया में सबसे भीषण सर्दी पड़ती है और रातें सबसे बड़ी होती हैं, दिन सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट हमने आपको बताया था मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को पड़ती हैं। जब सूर्य किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो एट दैट टाइम दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे भीषण गर्मी होती है और रात सबसे छोटी होती हैं। इसका अपवाद लेंगे, उल्टा लेंगे तो मकर रेखा कर्क रेखा वाले एरिया में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे भीषण सर्दी पड़ती है और रातें सबसे लंबी होती है, दिन सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट हमने बताया था कर्क रेखा का अक्षांश क्या होता है, झुकाव क्या होता है, यानी कि कितनी झुकी हुई है। कर्क रेखा का अक्षांश होता है माय डियर स्टूडेंट 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश क्यों कहा गया? बिकॉज ये उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है उसका अक्षांश क्या होता है, उसका झुकाव क्या होता है? उसका भी सेम होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उसे दक्षिणी कहा गया बिकॉज ये दक्षिणी गोलार्ध में है। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन बनता है आर्कटिक वृत्त का अक्षांश क्या? आर्कटिक वृत्त सबसे नॉर्थ पोल पर ऊपर स्थित है। इसका अक्षांश, इसका झुकाव 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश है। ऐसी अंटार्कटिक वृत्त नीचे बनता है जो उसका अक्षांश पूछा जाता है तो अंटार्कटिक वृत्त का भी अक्षांश सेम है 66.5 डिग्री, लेकिन लास्ट में दक्षिणी अक्षांश बिकॉज ये दक्षिण में है। नेक्स्ट हमने आपको बताया था नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल 90 डिग्री अक्षांश को नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव कहा जाता है एंड 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है यानी कि साउथ पोल कहा जाता है। नेक्स्ट डियर अब चर्चा करते हैं हम अपने भारत के भौगोलिक स्थिति पर। आइए भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत कितने अक्षांश एवं किस देशांतर के मध्य अवस्थित है। भारत किस अक्षांश किस देशांतर के मध्य अवस्थित है। जैसा भी बनना है दोस्तों, आप भी कोशिश करेंगे ऐसे बनाने की, जल्दी में बना रहे हैं। ये नेपाल है, ऐसे ही बना दे रहे हैं। भारत किस अक्षांश एवं देशांतरों के मध्य अवस्थित है? भारत किस अक्षांश एवं किस देशांतरों के मध्य अवस्थित है? डियर स्टूडेंट्स,
अक्षांश यानी कि ग्लोब के अकॉर्डिंग देखेंगे, अक्षांश यानी कि पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, अक्षांश यानी कि पड़ी हुई रेखा होती हैं ये, यानी कि वर्टिकल लाइन। एट डिग्री फोर 12 डिग्री 16 20 24 28 32 डिग्री 36 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पर मान लो आप दूर दूर थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे तो 20 24 28 32 36 डिग्री। ऊपर होगा दोस्तों 37। एक बार चेक कर लो कैमरे में ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं। ऊपर वाला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। थोड़ा सा इसे हल्का सा इस प्रकार से यहीं से जम्मू कश्मीर को बना लेते हैं। चेक करते हैं एक बार दिखाई दे रहा है कि नहीं ठीक से। ओके, 36 डिग्री और ये 37 डिग्री 6। दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं हैं इस प्रकार से सेम यहाँ पर 8 डिग्री 4 12 डिग्री 16 डिग्री 20 डिग्री इस प्रकार से ऊपर तक 37 डिग्री 6 तक हो जाएगी। ग्लोब के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा भारत किस अक्षांश के बीच आता है, इस अक्षांश के बीच, यानी कि यहाँ पर 8 डिग्री 4 होता है और ऊपर होता है 37 डिग्री 6 होता है, यानी किस किस अक्षांशों के बीच अवस्थित है। कहने का मीन्स ये है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ग्लोब देखेंगे हम इस प्रकार से, ग्लोब पर भूमध्य रेखा ये और ये हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतर में अवस्थित है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। इस प्रकार से इस पे जो अक्षांश रेखाएं ये खींची गई हैं, ये इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं 8 डिग्री 4 से यहाँ से देखा जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रकार से ये चांदा है, चांदा पर यहाँ से जो 9 डिग्री कोण बनेगा ये 8 डिग्री का कोण बनेगा, 8 डिग्री 4, फिर ऐसे ही बढ़ता हुआ जाएगा 12 डिग्री, इस प्रकार से यहाँ पर जाएगा 37 डिग्री 6। यानी कि हमारा भारत ऊपर से देखेंगे इस प्रकार से देखेंगे, देशांतर के अक्षांश के मध्य देखेंगे इस प्रकार से, तो अक्षांश ऊपर तक कौन सा अक्षांश है, कौन सी रेखा है जो ग्लोब के अकॉर्डिंग ऊपर वाली कौन सी रेखा है, किस अक्षांश के बीच अवस्थित है, ये इसका अक्षांश झुकाव आएगा इस प्रकार से, इसका झुकाव आएगा माय डियर स्टूडेंट 37 डिग्री 6 और नीचे वाले का 8 डिग्री 4। तो हमारा भारत किस किस अक्षांशों के मध्य अवस्थित है, आप सादा सा बस ज़्यादा झंझट मत करो, आपको बस इतना पता होना चाहिए अक्षांश रेखा ये हैं, ये ग्लोब पर इस प्रकार से खींची जाती हैं। तो अक्षांश रेखाओं किन किन अक्षांश के बीच हमारा भारत अवस्थित है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक।
यानी कि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी से उत्तरी अक्षांश तक। अब उत्तरी से उत्तरी अक्षांश क्यों कहा गया है? बिकॉज हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और उत्तर से उत्तर के बीच अवस्थित है। किस किस उत्तर के बीच अवस्थित है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांश तक। माय डियर स्टूडेंट, तो शायद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा भारत किस किस अक्षांश के बीच अवस्थित है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांशों के मध्य अवस्थित है। ये रेखाएं कैसी हैं? ग्लोब, आप ग्लोब पर ध्यान देंगे तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये रेखाएं कैसी हैं? ये अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से खींची हुई है ग्लोब पर। तो 37 डिग्री 6 ये और 8 डिग्री 4 ये। हमारा भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लोब पर जो खड़ी हुई रेखाएं खींची जाती हैं, ये ग्लोब पर ये खड़ी हुई रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती हैं, इसे हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड या हॉरिजॉन्टल लाइन। लॉन्गिट्यूड या हॉरिजॉन्टल लाइन किन किन देशांतरों के मध्य अवस्थित है? तो देशांतर के मध्य, यानी कि ये देशांतर रेखा के मध्य और इस गुजरात वाली देशांतर रेखा के मध्य अवस्थित है। इसका देशांतर क्या होगा? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 27 डिग्री 25। आपको पता होना चाहिए हमारा भारत 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, भारत किन अक्षांशों के मध्य अवस्थित है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांशों के मध्य अवस्थित है। भारत किन देशांतरों के मध्य अवस्थित है? 68 डिग्री 6 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। बस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी। ग्लोब को देखेंगे, मैप को देखेंगे, तो डिग्री में बेकायदा दे रखा होता है उसे देखेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भारत की कुल लंबाई कितनी है। यानी कि लंबाई का मीन्स बेटा उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए 3214 किलोमीटर। भारत की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन ये भी फंस जाता है, भारत की चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई यानी कि पूरब से पश्चिम तक, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कोई चौड़ाई पूछे तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत की कोई चौड़ाई पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट? टाइम बहुत लगता है बनाता हूँ नक्शा, इसलिए ज़रूरी नहीं पूरा बनाए अच्छे से, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। चौड़ाई पूछे तो 2933 किलोमीटर चौड़ाई माय डियर स्टूडेंट, पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। चौड़ाई 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, अगर पूछ रहा है लंबाई, तो भारत की कुल लंबाई यानी कि नॉर्थ से नॉर्थ, ऊपर हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हो, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, नॉर्थ से साउथ, SOUTH, नॉर्थ से साउथ तक कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? पूर्व से पश्चिम तक। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ से कहाँ तक लंबाई? लद्दाख से तमिलनाडु तक। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब हम समझेंगे भारत के प्रमुख बिंदु। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु कौन सा है? देखते हैं डियर। पूर्वी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है तो गौरीमता या सर क्रीक
नोट कर लेना, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट, भारत का पश्चिमी पॉइंट गौरीमाता या सर क्रीक, सर क्रीक, गौरीमाता या सर क्रीक। भारत का पूर्वी पॉइंट, भारत का पूर्वी पॉइंट बालांगू, बालांगू, भारत का, और सेकंड भी नाम है इसका बालांगू या किबीथू, किबीथू। एक बार चेक कर लेते हैं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि नहीं। भारत का पूर्वी पॉइंट बालांगू या किबीथू, ओके। भारत का पूर्वी पॉइंट बालांगू या किबीथू, एपी में है ये, एपी में, आंध्र प्रदेश में है डियर। गौरीमाता हमारा कहाँ पर है, गुजरात में है, गुजरात में है। तो पश्चिमी बिंदु गौरीमाता या सरक्रीक, पूर्वी बिंदु बालांगू या किबीथू। भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है, भारत का उत्तरी पॉइंट हमारे डियर स्टूडेंट इन प्रेजेंट टाइम में लद्दाख में, बिकॉज लद्दाख इधर का हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, ये लद्दाख हो गया है, और नीचे वाला हमारा हिस्सा ये इतना J&K हो गया है, J&K हो गया, ऊपर का लद्दाख, LADDAK जो भी है लद्दाख। ऊपर में जो बिंदु है भाई साहब, सबसे उत्तरी बिंदु भारत का पूछा जाए तो इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। माय डियर स्टूडेंट, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। कहाँ पर है, लद्दाख में, कहाँ पर है, लद्दाख में, लद्दाख। नेक्स्ट, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अगर क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है दक्षिणतम बिंदु करके, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दोनों के आंसर अलग अलग है, ध्यान दें। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हमारा होगा तमिलनाडु में माय डियर स्टूडेंट, और इसका नाम है कैपकोमोरिन, कैपकोमोरिन, कैपकोमोरिन। दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का, नोट डाउन कर लेना, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में है, इसका नाम है कैपकोमोरिन, कैपकोमोरिन। अब पूछ रहा है क्वेश्चन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अब मुख्य भूमि नहीं आ रहा है इसमें, भारत का सबसे दक्षिणतम, जब सबसे आए, सबसे दक्षिणतम आए तो पॉइंट अलग होगा, ओके। सबसे दक्षिणतम बिंदु माय डियर स्टूडेंट हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो भागों में डिवाइड है, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार। दक्षिणी निकोबार को हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार भी बोलते हैं, उसी ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो इस प्रकार से बे ऑफ बंगाल में ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इस प्रकार से फैला हुआ है। ये चेक करते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं ये ठीक से, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, दो भागों में डिवाइड है ये। ऊपर का उत्तरी अंडमान, इतना पार्टीशन है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, अंडमान, और नीचे का ग्रेट निकोबार, GREAT, ग्रेट निकोबार। ये द्वीपों का समूह है, हमारे भारत के द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे द्वीप हैं इसमें। कुल द्वीप कितने हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, टोटल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीप पूछे बेटा तो इसका आंसर होगा 204, द्वीपों का समूह, द्वीपों का समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों का समूह है, 204 द्वीपों का समूह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है देखते हैं। अब ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ध्यान देंगे। सबसे दक्षिणतम बिंदु बालांगू, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, ध्यान आता है तब बताते हैं। फिलहाल आपको पता होना चाहिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कुल कितने
द्वीपों का समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों का समूह है? 204 द्वीपों का समूह है। इसी प्रकार से एक द्वीपों का समूह और है हमारा, ये हमारा बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में है या किस सागर में? बे ऑफ बंगाल में है। इस प्रकार से ये हमारा भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए हमारा भारत तीन तरफ से, दक्षिण में और पूर्व में और पश्चिम में, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसीलिए हमारे भारत को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। प्रायद्वीपीय कहा जाता है। भारत कैसा देश है? एक प्रायद्वीपीय देश है। माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन द्वीपीय एंड प्रायद्वीपीय। द्वीपीय देश वह देश होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, जैसे कि श्रीलंका इन प्रेजेंट टाइम चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए श्रीलंका को द्वीपीय देश कहा जाता है। अपना भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है सबसे निकटतम? वह श्रीलंका है डियर। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन बनता है प्रायद्वीपीय देश किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय देश उसे कहते हैं वह देश जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है, प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। ये ख्याति हमारे भारत को प्राप्त है। भारत हमारा तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। पूर्व में बे ऑफ बंगाल, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। दोस्तों दक्षिण में हिंद महासागर। अब जी, तो समझ में आ गया आपके लिए प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है भारत? क्योंकि तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। एक पॉइंट और है माय डियर स्टूडेंट, कन्याकुमारी। यहाँ पर तमिलनाडु में एक बिंदु कन्याकुमारी है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। भारत का वह बिंदु जो तीन ओर से तीन सागर जिसे टच करते हैं, वह बिंदु जिसे तीन तरफ से तीन सागर टच करते हैं। इधर से हमारा नीचे से देखेंगे तो हिंद महासागर टच करता है, इधर से देखेंगे तो अरब सागर टच करता है, इधर से देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल टच करता है। तो कन्याकुमारी आपको पता होना चाहिए, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी नोट डाउन कर लेना। भारत का वह बिंदु, भारत का वह दक्षिणतम बिंदु जो तीन ओर से तीन सागरों से घिरा हुआ है डियर, उसका आंसर होगा कन्याकुमारी। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ओके, नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे बताते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, समझ में आ गया आपके लिए लंबाई चौड़ाई बिंदु। अब आपको पता होना चाहिए भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा और भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं तो भारत की तटीय सीमा से टच करते हैं, भारत की तटीय सीमा से लगते हैं। तो देयर आर ओनली 9 स्टेट विच बिलोंग रिवर बैंक। जो भारत के ओनली 9 राज्य हमारे स्टूडेंट, 9 राज्यों की सीमा जल से लगती है। 9 राज्यों की सीमा या 9 राज्य तटीय सीमा की सीमा जल से लगती है, जल से लगती है। हमारे स्टूडेंट 9 राज्य तटीय सीमा वाले राज्य हैं। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा राज्य है जिसकी तट सीमा सबसे लंबी है? उस राज्य का नाम बताओ जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। उस भारतीय राज्य का नाम बताओ जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो हमारी स्टूडेंट वह है गुजरात। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु। गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? मैप से देख। नमस्कार दोस्तों, अभी किसी कारणवश वीडियो पॉज हो गई थी बैटरी डाउन होने के कारण, तो कुछ पॉइंट हम ऐसे ही बता बैठे, लेकिन वीडियो रुक चुकी थी। तो दोस्तों उसके बारे में फिर से दोबारा कुछ समय लेते हैं, अभी थोड़ा फिर से चर्चा कर लेते हैं उस पर। क्या पॉइंट हमने आपको भी बता दिया और वीडियो पॉज हो गई।
देखते हैं दोस्तों, हमने आपको भी बताया था, जो वीडियो में नहीं आ पाया, जो गुजरात से गोवा तक का तट है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था पश्चिमी वाले भाग, यानी कि भारत का पश्चिमी भाग 3 तटों में डिवाइड कर दिया गया है। भारत का पश्चिमी भाग 3 भागों में डिवाइड है। एक कोंकण तट और न्यू मंगलौर, केनरा तट और मालाबार तट। कोंकण तट माय डियर स्टूडेंट गुजरात से गोवा तक का भाग, गुजरात से गोवा तक का तटीय भाग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, गुजरात से गोवा तक का भाग। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था अभी, गोवा से कर्नाटक के न्यू मंगलौर तक का तट, गोवा से कर्नाटक के न्यू मंगलौर तक का तट, यानी कि तट का किनारा कहलाता है केनरा तट। केनरा तट के नाम से जाना जाता है। गोवा से न्यू मंगलौर तक का तट केनरा तट के नाम से जाना जाता है। तीसरा पश्चिमी तट है हमारा मालाबार तट, न्यू मंगलौर, यानी कर्नाटक के दक्षिणतम पॉइंट जो न्यू मंगलौर है, न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तट, कन्याकुमारी तक का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। तो पश्चिम के 3 तट हैं, कोंकण तट गुजरात से गोवा तक का भाग कोंकण तट, फिर गोवा से कर्नाटक के न्यू मंगलौर तक का तट इज कॉल्ड केनरा तट, फिर इसके बाद में न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने आपको बताया इसी प्रकार जिस प्रकार से पश्चिमी भाग को, भारत के पश्चिमी तटीय भाग को 3 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार भारत के पूर्वी भाग को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी तटीय भाग को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट। कृष्णा डेल्टा तट कहाँ पड़ता है? एपी का दक्षिणतम भाग, एपी का दक्षिणतम भाग तक, यानी कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। डैश डियर मैंने आपको अभी बताया था, कृष्णा डेल्टा से यानी कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणतम स्थान से उत्तरी स्थान तक, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग तक, यानी उत्तरी भाग गोदावरी डेल्टा तक का तट। आंध्र प्रदेश का उत्तरतम भाग है गोदावरी का डेल्टा। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट यानी किनारा क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट। क्या कहलाता है डियर? गोलकुंडा तट। नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया था गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तक का तट, यानी कि वेस्ट बंगाल तक का तट, वेस्ट बंगाल तक का तट कहलाता है डियर उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। ये मैं अभी बता चुका था, लेकिन वीडियो किसी कारणवश पॉज हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ डियर। नेक्स्ट डियर, और अलग से क्या बताना है, ज़्यादा डिटेल वाइज नहीं बताना है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट डियर, जब भारत की बात चल रही थी, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जब भारत की बात चल रही थी तो भारत का हमारे लिए यही पता होना चाहिए भारत का क्षेत्रफल कितना है। एरिया ऑफ इंडिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कुल कितना डियर? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42 ना कर करके कभी ऑप्शन में 2.4% भी आ जाता है डियर। आपको पता होना चाहिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के अनुसार निकालेंगे टोटल वर्ल्ड का, यहाँ टोटल वर्ल्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ऊपर भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाई 100 आ जाएगा 2.42%। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन बनता है हमारा,
भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अब भारत की जनसंख्या विश्व की कितने प्रतिशत है? अकॉर्डिंग जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? ये भी प्रतिशत में मैं बता रहा हूँ आपके लिए। तो 17.5% है। आप नोट डाउन खुद कर लेना क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार ये डियर विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 17.5% है। आज के टाइम में 17.5% से एबव हो चुकी है डियर। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन बनता है, भारत का मानक मध्यमान कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे फिर से रब करने जा रहा हूँ। भारत का मानक मध्यमान कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक मध्यमान कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक मध्यमान प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से लिया गया है डियर। भारत का मानक मध्यमान समय कहाँ से लिया गया है? प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत का मानक मध्यमान समय प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है डियर स्टूडेंट? प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। जो भी है ऐसे ही बना दे रहे हैं। मानक समय में डियर स्टूडेंट यहाँ से 5 राज्यों से गुजरता है। एक लाइन है, मानक मध्यमान लाइन है, देशांतर की लाइन है, जिसे मानक मध्यमान रेखा माना गया है। भारत की मानक मध्यमान रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देयर आर ओनली 5 स्टेट ऑफ इंडिया विच बिलोंग टू भारत मानक मध्यमान रेखा। भारत की मानक मध्यमान रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। नोट कर लेना, भारत की मानक मध्यमान रेखा या भारत की मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत की मानक मध्यमान रेखा, भारत की मानक मध्यमान रेखा, भारत की मानक मध्यमान रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से 5 राज्य माय डियर स्टूडेंट? भारत की मानक मध्यमान रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य हैं यूपी, फिर एमपी, फिर CEE छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर एपी। 5 राज्य हैं। 1 2 3 4 5। डियर स्टूडेंट, भारत की मानक मध्यमान रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, नैनी प्रयागराज, प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद को बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से क्या लिया गया है? मानक समय। भारत का मानक समय। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन बनता है, मानक समय का मीन्स ये है जब नैनी नामक स्थान पर दिन के 12 PM हो रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे, तो